આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે વિશેષ શ્રેણી સેવા પર્વ, જેના બીજા અંકમાં આજે પ્રસ્તુત છે માટીથી સમૃદ્ધિ સુધી ખેતી અને ખેડૂતોનું સશક્તિકરણ એ વિષય પર વિશેષ ચર્ચા, જેમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે કાઝરી હેઠળ કાર્યરત પ્રાદેશિક સંશોધન સંસ્થાન ICARના વડા ડોક્ટર મનીષ કામત. કાર્યક્રમનું સંચાલન કરી રહ્યા છે અશરફ નથવાણી. નમસ્કાર. કૃષિ એ ભારતના અર્થતંત્ર અને સંસ્કૃતિનો મહત્વનો આધાર સ્તંભ છે. તે લાખો પરિવારોનું ભરણ પોષણ કરે છે અને રાષ્ટ્રની ઓળખને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. આ ખાસ શ્રેણી સેવા પર્વમાં આજે આપણે ખેતી અને ખેડૂતોના સશક્તિકરણ અંગે ચર્ચા કરીશું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 79મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રને સંબોધન કરતા દેશમાં કૃષિ વિકાસને લગતા વિવિધ બાબતો વિશે વાત કરી હતી. ભારતના ખેડૂતો દેશની નિર્ભરતાથી આત્મનિર્ભરતા તરફની સફરમાં કરોડરજ્જુ છે તેમ શ્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું. मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है. भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है. पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं. ये सामर्थ्य है मेरे देश का. इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है. आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में. आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए. इस प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं. आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है. માટીથી સમૃદ્ધિ સુધી ખેતી અને ખેડૂતોનું સશક્તિકરણ વિષય પર વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે ખાસ મહેમાન જોડાઈ ગયા છે. કાઝરી यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत कार्यरत रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रादेशिक संशोधन संस्था ICAR भुज के प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कामत सर. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सर, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री को सुना लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में, उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत के किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस पर हम आगे बातचीत तो करेंगे ही. पहले ये बताइए कि भारत में कृषि की भूमिका क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसा कि सबको पता है. हमारे देश के करीबन 1 अरब 44 करोड़ जो जनता है, उसको पोषण, रोजगार और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. और यही एक खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है. तो हमारे जो खेती है, वो खेती को हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. दूसरा, ये रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है. हमारे देश की जो आबादी है, उस आबादी का 40 से 45% ये जो कार्यबल है, उसको वो रोजगार देती है. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे ये 70% ग्रामीण परिवारों को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से उनका जीवन यापन में सहायता कर रही है. तीसरा, कृषि उद्योग और प्रसंस्करण क्षेत्र भी एक ऐसा एक मतलब क्षेत्र है जहाँ पे ये कच्चा माल उपलब्ध कराती है, जिसके माध्यम से ये उसको रोजगार और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती है. और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम आज की तारीख में जो कृषि ना हो के कृषि को हम लोगों ने बाजारोन्मुख बना दिया है, जिसकी वजह से हम लोग विदेशों से भी निर्यात के माध्यम से हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं इससे. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत की जो कृषि है वो खाद्य सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, निर्यात, शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से 1 अरब 44 करोड़ लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए देश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से
एकजुट करने के लिए, सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। आसान और किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए कुछ अन्य प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम आदि शामिल है। तो डॉक्टर कामत सर, ये बताइए कि आज के संदर्भ में भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति और परिदृश्य क्या है? जब हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति और परिदृश्य की जब बात करेंगे, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो जीडीपी है, उसमें करीबन 18% का योगदान जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। और ये एग्रीकल्चर में हमारे जैसे इंक्लूडेड है पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी भी ये क्षेत्र है जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि हमारे देश की जो कृषि कार्यबल का लगभग 43% जो है वो यहाँ पे केंद्रित है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारे पास में 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 46 से ज़्यादा सोइल टाइप्स हमारे पास में है, 3 सीजन हमारे पास में है। तो एक वर्सेटिलिटी हमारे पास में है जिसकी वजह से जो हमारे देश की जो है कृषि है उसको महत्वपूर्ण बनाती है और ये वैश्विक परिदृश्य में हमारे देश को मजबूत और सशक्त कर रही है। जी सर, जैसे कि हमने बात की, प्रधानमंत्री ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में विकसित भारत की रूपरेखा सामने रखी, जिसमें कृषि एक महत्वपूर्ण अंग है। तो विकसित भारत 2047 में कृषि की आप क्या भूमिका देखते हैं, और साथ साथ हम ये 2047 के लिए कृषि के लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, इस बारे में भी बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश की जो है हम सब जो विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो परिकल्पना है उसमें कृषि के बारे में हमने जो सोचा है मतलब 2047 में कृषि का योगदान क्या होगा देश को विकसित करने में, डेवलप कंट्री के रूप में। तो वो सिर्फ खाद्य उत्पादन का नहीं है, बल्कि विकसित भारत का जो आर्थिक है, सामाजिक है, वैश्विक परिदृश्य में और प्रतिस्पर्धा में एक प्रमुख स्तंभ होगा। हम ये मान सकते हैं कि उसमें एग्रीकल्चर प्ले अ क्रिटिकल रोल। क्यों? क्योंकि भारत की जो कृषि की जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण आजीविका और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। और ये 2047 तक विकसित भारत में कृषि की जो भूमिका है, उसको हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम इसको बोल सकते हैं, जैसे खाद्य और पोषण सुरक्षा, इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। क्योंकि हमारा देश जो है जहाँ पे 144 करोड़ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, स्वदेशी फसलों और डेयरी उत्पादों की आपूर्ति को मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैविक और वैल्यू एडेड और प्रोसेस फूड, इसको भी हमको इसके अंदर भी हमको एक बड़ा मुकाम करना है, अचीव करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रूरल लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों परिवारों को आजीविका प्रदान करना, ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग के द्वारा हम लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराना है उनको, और हमारे खेती के जो ये आयाम हैं इनको भी हमको अचीव करना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्यों हम इतना सोच रहे हैं? देखिए, एक विकसित जब राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, सबसे पहले हमको क्या विकसित करना है, हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, वो ग्रामीण के अंदर ग्रामीण इलाके जो है उनको वहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराने हैं, वहाँ पे उनको इतना सशक्त और मजबूत करना है कि वहाँ से जो लोगों का जो पलायन है, जो शहरी एरिया में हो रहा है, उसको रोक सके हम लोग। तो किसके माध्यम से? उद्यमिता के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से। तो वो हमारा एक मुख्य बिंदु है जिसको हमको करना है। तकनीक, जब बात करते हैं हम लोग तकनीक की, आईओटी की, आईसीटी की, उसके माध्यम से हम लोग ई नाम, जैसे आपने खुद ने अपने इसमें जिक्र किया ई नाम, जिसके अंदर हम लोग है ना किसानों को उनके फसलों के, उनकी उपज का हम अच्छा सा मूल्य दे सकें। प्लस सबसे ज़्यादा हम लोग आईसीटी का उपयोग करके किसानों को सही समय में मार्केट की स्थिति बता के उनके उत्पादन का जो अच्छा मूल्य है वो दिला सके।
और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा जब हम लोग बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पे जब अपने आप को कम्पीट करने की बात कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को ही हम लोग को डेवलप करना है। वो किसके माध्यम से हो सकता है? वो हम लोग मतलब रेज़िड्यू फ्री लैबोरेटरीज़ को डेवलप करना है, एस्टेब्लिश करना है और किसानों को भी उसके बारे में जागरूक करना है, ताकि हम लोग जो है जो हमारा जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव हमारा है कि 2047 तक हमारा लक्ष्य करीबन ये है कि 150 से 200 अरब डॉलर्स का कृषि निर्यात हमको अचीव करना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग सब मिलके एकजुट होके हम लोग कार्य कर सकेंगे। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग ये तभी है जब हमारे पास में, जैसे मैं पहले ही बताया मैंने आपको कि हमारे देश की जो वर्तमान अनाज उत्पादन है, वैश्विक उत्पादन से करीब 15 से 50% कम है। क्यों? जी। क्योंकि हमारे पास में जो जोत है, वो कम है, लैक ऑफ इनपुट्स हमारे पास में कम है, रिसोर्सेज़ हमारे पास में कम है, अवेयरनेस कम है। लेकिन कैसे हम इसको कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हाई है, लेकिन कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रिसिजन फार्मिंग, विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, with the help of ICT, with the help of new technologies, we can achieve quality production. बेहतर बीज और पोषक तत्व हम उनको किसानों को दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इस तकनीक का उपयोग हम इस प्रकार करें ताकि जो हमारा जो पानी है, उस पानी को संवर्धन कर सकें, पानी को हम लोग बचा सकें और मौसम आधारित योजनाओं पे हम लोग फोकस कर सकें। वैल्यू एडिशन, मैंने बताया कि वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है जिसके ऊपर हमको अभी और ज़्यादा काम करना है। क्यों? क्योंकि हम हर साल देश के अंदर करीबन 1.5 लाख करोड़ का जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसका लॉस हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा लॉस है जिसको हम लोग रोक सकते हैं। वर्तमान में केवल सिर्फ और सिर्फ हम लोग 10% जो है, क्या नाम है, लेस देन 10% वैल्यू एडिड ही कर रहे हैं हम लोग अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जो कि हमारा जो 2047 में जो लक्ष्य है वो दैट वुड बी अराउंड 50%। इस लक्ष्य को हमको वहां तक पहुंचाना है और वो तभी संभव हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, विद द हेल्प ऑफ लाइक कोल्ड चेन, विद द हेल्प ऑफ लाइक वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग यूनिट्स। हमारे देश के अंदर करीबन इस समय जो डिफरेंस है कोल्ड चेन यूनिट्स का, वो करीबन आप देखेंगे तो करीबन 150 मिलियन मैट्रिक टन की मतलब अंतर है एग्जिस्टिंग में और होने में। 35 मिलियन मैट्रिक टन ही हमारे पास में मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये हमें पता है कि हमारे देश की जो पॉलिसीज है और देश का जो नेतृत्व है, उसको वो बड़े मतलब संयमित होकर और कोऑर्डिनेटेड होकर इस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं कि अभी धीरे धीरे किसानों के अंदर जागरूकता आ रही है और वो कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन यूनिट्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास में जैसे PMKSY है, उसके माध्यम से हम लोग कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर रहे हैं। रफ्तार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है रफ्तार और MIDH, जिसके माध्यम से किसानों को सशक्त कर रहे हैं कृषि विपणन के लिए, बागवानी के लिए। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी किसानों के लिए, ताकि वो रिमोट एरिया से अपने जो फसल, अपने जो उत्पाद है उसको मेन मार्केट में दूसरे स्टेट्स में बेचने के लिए ट्रैक ऑन ट्रेन सेवाएं, ये इस तरह की संरचनाएं हैं, इस तरह की परियोजनाएं हैं जो वाकई में ही हमारे किसान भाई हैं उनको सशक्त करेंगी। और इन्हीं चीजों की वजह से हम ये बोलते हैं कि हम ये मानते हैं कि 2047 में हम इन सब चीजों को अचीव कर लेंगे। जी। और सर, कृषि के मामले में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? जैसा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर इस पर भी चर्चा की थी और कुछ आंकड़े भी उन्होंने देश के सामने रखे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो, जैसे मैंने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत जो है विश्व का करीबन 8वां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक है। तो 23-24 के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो 48.1.5 बिलियन US डॉलर का व्यापार भारत ने किया था। मैंने बताया जैसे दाल में हम, दलहनी फसलों में हम लोग प्रथम हैं, फूड ग्रेन के अंदर हम लोग सेकंड हैं, ठीक है ना, कैश क्रॉप में हम लोग सेकंड हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, कृषि भूमि, विश्व का सबसे बड़ा खेती योग्य क्षेत्र हमारे पास में ही है, जो हमको सबसे सशक्त बनाता है। जैव विविधता वो हमारे पास में है, मौजूद है। तीनों सीजन हमारे पास में है।
रबी, खरीफ, जायद, 20 तरह के हमारे पास में कृषि जलवायु क्षेत्र हमारे पास में मौजूद है। 46 प्रकार की सोइल टाइप्स हमारे पास में है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लाइव स्टॉक सेक्टर। जब हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो भारत दूध का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि में लाइव स्टॉक का जो ग्रोस वैल्यू एडेड है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन दैट इज अराउंड 30.23%, जो अगर आप देखेंगे तो वैश्विक उत्पादन का करीबन 24.76% है इस साल। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करेंगे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, तो आईसीटी और अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है, आईसीटी के माध्यम से हम किसानों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रयास इस माध्यम इसलिए किए हैं। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो तो खुद एक टेक्स सेवी हैं। वो आईसीटी के बहुत बड़े मतलब उनको हम लोग लवर बोलेंगे, जिनके माध्यम से वो बोलते हैं किसानों को उसी समय, मतलब सही समय, सही उपज, सही बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, कौन सी फसल उनको लगानी चाहिए ताकि मार्केट के हिसाब से वो फसल उगाए किसान, और किसान भाई उसी हिसाब से अपनी फसलों को देश के, विदेश के जो डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सेल कर सके। और ऐसे बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, आईसीटी बेस्ड बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी भी चल रहे हैं। डिजिटल मार्केट्स, ई नाम, ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सोच है उसको दिखाती है, उसके जो विचार है उसको दर्शाती है। और सबसे बड़ी चीज सहभागिता दिखाती है, दर्शाती है किसानों के साथ में, नीति निर्माण करने वालों के साथ में। और सबसे बड़ी चीज क्या है, वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से ये इन चीजों में हम लोग अपने आप को बहुत मैं बोलूंगा कि बहुत हद तक हम लोग अपने को सही मान रहे हैं। और ये कुछ एक चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को ये मानते हैं कि 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र हो सकता है। विकसित राष्ट्र के लिए 2047 बहुत लंबा हो, लेकिन हम हो सकता है उससे पहले ये टारगेट अचीव कर लें, क्योंकि जिस स्पीड से काम चल रहा है, जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो ज़्यादा समय हमको नहीं लगना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी ज़्यादा मतलब वो ललायत बोलेंगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए, कि इनको पता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता है कि भाई हमारे पास में रिसर्च, एक्सटेंशन, एजुकेशन सिस्टम हमारे पास मौजूद है। इन्होंने इसी साल में खरीफ सीजन के अंदर इन्होंने एक विकसित संकल्प यात्रा जो खरीफ सीजन की थी, उसमें करीबन हमने 1.25 करोड़ किसानों को हम लोगों ने टच किया था। तो 2100 हमारी वैज्ञानिकों की जो टीम थी उनके माध्यम से। और अभी उसी की सफलता को देखकर इस बार अगेन रबी सीजन के अंदर भी विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, जिसके माध्यम से हम लोग किसानों के गाँव में जाके वैज्ञानिक, पूरे आईसीआर वैज्ञानिक होंगे, उसमें स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिक होंगे, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक होंगे, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के वैज्ञानिक होंगे, आत्मा के ऑफिसर्स होंगे। और वो सब किसानों के क्षेत्र में जाके, किसानों के गाँव में जाके, किसानों के खेतों पे जाके किसानों की समस्याओं के बारे में उनका समाधान करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उसके हिसाब से अपने अनुसंधान को वो डेवलप करेंगे, अपने रिसर्च को फ्रेम करेंगे, और वो जो उपाय हैं उन उपायों को किसानों के बीच में लेके जाएंगे। और मैं मानता हूँ ये एक बहुत सफल प्रयास है, बहुत ही बढ़िया प्रयास है, जिसके माध्यम से हम लोग किसानों को छू सकेंगे, किसानों के साथ मिल सकेंगे। और 15 दिवस ये जो कार्यक्रम है, ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं होगा, जिसके माध्यम से सभी इसमें हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, प्लस हमारे जो आईसीआर के जो सेक्रेटरी डेयर एंड डीजी डॉक्टर एमएल जाट सर, हमारे डीडीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डॉक्टर राजवीर सिंह जी, इनके दिशा निर्देश में ये जो कार्यक्रम है इसकी संरचना रखी गई है। और ये इसी को हम लोग अभी एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं किसानों को भी आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि उस समय, उस कृषि विकसित संकल्प यात्रा के समय आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए, हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाइए। सर, अब अगर हम तकनीक पर बात करें तो हर क्षेत्र की तरह कृषि में भी तकनीक का एक अहम रोल है। और क्योंकि डॉक्टर कामत सर, आपका संस्थान भी मेजरली इसी को लक्ष्य में रखकर कार्य करता है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आधुनिक तकनीक
भारतीय किसानों और कृषि को कैसे बदल सकती है और किस तरह कृषि को लाभकारी और बाजार उन्मुख बना सकती है? देखिए, जब हम बात करते हैं कृषि को बाजार के अनुरूप बनाना या लाभ के अनुरूप बनाने के लिए सबसे पहले हमको देखो, हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जाएंगे, क्योंकि आजकल जो नई तकनीक आई है जैसे ड्रोन, क्योंकि इतने बड़े खेत को किसान के द्वारा निगरानी करने के लिए उनमें फसल को मतलब फसल के रख रखाव के लिए, बचाव के लिए हमको जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या हमको जो दवाइयाँ जो स्प्रे करना है उसके लिए ड्रोन का एक बहुत बड़ा उपयोग अभी प्रचलन में आया है। हम जीपीएस, जो ट्रैक्टर है, कृषि मशीनरी है, मिट्टी और जो वाटर है, इसके जो सेंसर्स हैं के द्वारा हम लोग मौसम की निगरानी रख सकते हैं और किसानों को हम लोग जानकारी दे सकते हैं। और उससे लाभ क्या होगा? भाई पानी, उर्वरक और कीटनाशक की जो लागत है करीबन वो 20 से 25% या 30% तक कम हो जाएगी। उपज जो है वो करीबन 10 से 25% बढ़ जाएगी। और हम लोग जो है अपनी जो फसल है उस फसल को हम लोग, वो जो फसल है वो हमारा डेटा आधारित, मतलब वो जो सेंसर्स बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी या जीपीएस के थ्रू हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सैटेलाइट के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस हिसाब से हम अपने फसलों का जो निर्णय है, उनका जो प्रबंधन है, उस हिसाब से हम लोग कर सकेंगे। डिजिटल मार्केट, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि प्रोडक्शन तो हम हमेशा कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन के बाद में उसको जब मार्केट में लेके जाने के लिए, वो उसके बारे में हमको पता नहीं होता और हमारे यहीं पे हमारे जो किसान भाई है सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं। तो ये जो मैंने बताया कि हमने जब डिस्कस किया कि डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ई नाम, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन मंडी प्लेटफॉर्म, और जिससे किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच मिल सके। और जो बीच में सबसे बड़ा जो एक भाग है, जो दलाल है, जो ट्रेडर्स है बीच में, वो हट जाएंगे। अब सीधे किसान अपने सामान को लेके मार्केट में जा सकता है, कस्टमर्स तक जा सकता है, ताकि कस्टमर्स को कम रेट पे, महंगी रेट पे नहीं मिले, और जो किसान है उसको बाजार भाव पे वो सामान बिक जाए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, किसान खुद भी बाजार की जो मांग के हिसाब से अपना जो उत्पादन है वो कर सके। सप्लाई चेन, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सप्लाई एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब रोल है जिसपे तकनीक का एक मेजर रोल प्ले होता है, जिसके अंदर हम लोग मतलब आईओटी बेस हम लोग जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं, ट्रैकिंग एप्स हैं, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट है। वो ब्लॉकचेन की जब हम बात करते हैं तो क्यों ब्लॉकचेन की बात हम लोग कर रहे हैं? ब्लॉकचेन इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको पता हो, कस्टमर्स को ये पता हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो थ्रू सोइंग से लेके, फील्ड प्रिपरेशन से लेके उसके पास पहुंचने तक उसमें क्या-क्या तकनीक अपनाई गई है, कौन-सी उन्होंने प्रैक्टिसेस अपनाई गई है, कहीं वो कौन-सी स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसको अपनाया गया है, और ये उत्पाद जो मेरे पास में आया है ये मतलब एज़ पर साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू है कि नहीं है, उसमें केमिकल एडल्ट्रेशन है कि नहीं है, पेस्टिसाइड एडल्ट्रेशन है कि नहीं है, वो सब उसको पता चल जाएगा। उससे क्या होगा भई, कि उस इनसे फ़ायदा क्या होगा कि भई पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं, वो दैट इज़ अराउंड, मतलब इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड लेस देन 30 टू 40%। जो हम लोग इतना लॉस अभी हम लोग कर रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी जो फ्रेशनेस है वो बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास में अभी जितनी भी जो टेक्नोलॉजीज है उसमें स्मार्ट इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू है जिसके ऊपर हमको सोचना है। सब लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज फोकस कर रही है, ताकि हम लोग जो वाटर सेविंग इरिगेशंस हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं, आईओटी बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उसको बना सके, ताकि हम लोग पानी की जो सप्लाई है उसको करीबन, पानी का जो लॉस है दैट इज अराउंड, मतलब उसको भी हम लोग 30 से 50% तक हम लोग कम कर सके। और फसल की जो मतलब जो लॉसेस है, क्रॉप लॉसेस जिसको हम बोलते हैं, वो क्रॉप लॉसेस को भी हम लोग रिड्यूस कर सके, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को हम लोग प्रमोट कर सकें। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इसके द्वारा हम लोग जो किसान भाई हैं या जो बेरोजगार भाई, साथी भाई हैं, उनको भी हम लोग एग्री स्टार्टअप्स में मतलब हम प्रमोट कर सकते हैं, ताकि वो खुद अपने इस तरह की जो सोइल टेस्टिंग है, वाटर टेस्टिंग है, फील्ड टेस्टिंग की यूनिट्स है, उसको अपने गांव में क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टेब्लिश कर सके लेबोरेटरी, जिसकी सबसे ज्यादा मतलब आज की तारीख में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और इससे क्या होगा कि किसानों की जो लागत है वो कम हो जाएगी, किसानों को जो तकनीक है उसको अपनाने में फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उसको भी रोजगार मिल जाएगा। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू लाइक फोकस
to motivate the farmers to start commercial farming. So जी this is the right time. This is the right time when we are using this information technologies, when we are using these technologies to make the farmers more stronger. जी। और सर, अगर हम कच्छ के संदर्भ में बात करें, तो कच्छ में कृषि में क्या बदलाव आ रहे हैं? और कच्छ के किसानों के लिए आप कोई संदेश देना चाहें? देखिए, कच्छ की जो बात हम जब पहले से जब हम लोग कच्छ के बारे में सुनते हैं या समझते हैं, तो कच्छ का नाम हमारे दिमाग में, ज़हन में आते ही हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि चारों तरफ रण है, सोल्ट है, विषमताओं से भरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्षार मिलेगा, रण ही मिलेगा। और पिछले 5 से 10 साल पहले की, या 10 साल पहले हम लोग जो स्थिति को जब देखेंगे, तो हमको वाक़ई में ऐसा लगता था कि यहाँ का जो किसान है, उसकी जो वाक़ई में उसके अंदर जो जीवटता है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विषम परिस्थितियों के अंदर वो खेती कर रहा था। लेकिन विषमताओं के बहुत, जहाँ पे विषमता है, वहाँ पे हमेशा आविष्कार का जन्म होता है। और पहले जहाँ पे हमको पूरी तरह ब्राउन मोनोटोनी दिखाई देती थी, आज अब 10 साल बाद में देखिए, हमारे जो कच्छ का जो भूभाग है, वो हॉर्टिकल्चर बाउल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे जो कच्छ है, कच्छ के जो किसान हैं, उनकी जीवटता को सिर्फ मैं ही सलाम नहीं करता, उस पूरा देश के जो किसान हैं वो भी सलाम करते हैं। हमारा जो कच्छ है, जब इसको बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये कच्छ जो है वो देश का सबसे बड़ा मतलब डिस्ट्रिक्ट है। जी। और ये इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बात करेंगे तो केरला से भी बड़ा है। हुँ, और ये इस क्षेत्र में यहाँ के जो है, यहाँ पे जो पूरे गुजरात का जो डेट पाम प्रोडक्शन है, उसका 90% प्रोडक्शन कच्छ से ही आता है। आप जब बात करेंगे कच्छ के केसर, मैंगो की, मैंगो कच्छ की केसर की जब बात यस। करते हैं, वो मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है। वो यहाँ पे आता है। 21,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जो पोमग्रेनेट है, वो उस क्रॉप के अंदर हम लोगों ने करीबन 21,000 हेक्टेयर में हम पोमग्रेनेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से जो किसान हैं, वो इनोवेटिव, इसके मतलब इनोवेटिव फार्मिंग कर रहे हैं। वो स्ट्रॉबेरी कल्टीवेट कर रहे हैं, वो ग्रेप्स कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये उनकी सोच को दिखाता है, ये उनकी रिस्क बेरिंग एबिलिटीज को दिखाता है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इस मंच से, कि हमारे जो कच्छ के जो किसान हैं, वो, उनको किसान कहने से ज़्यादा मैं उनको बोलता हूँ कि वो फार्म लेड बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ को डील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से अपने जो उत्पाद है उसको तैयार कर रहे हैं, और उसकी जो मार्केटिंग है वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि ताकि उनकी जो क्वालिटी प्रोडक्शन है, उसको सप्लाई मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ देश के कोनों में ही नहीं भेज रहे यहाँ के किसान, वो अपने उत्पादों को यूएई, मस्कट, यूएसए, यूरोप के कंट्रीज़ में भी हम लोग यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, जो उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। हमारे यहाँ पे हम जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं कच्छ के अंदर, तो अभी धीरे-धीरे हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट है, वो जो रेनफॉल पैटर्न है, वो चेंज हो रहा है, धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। आप गत 5 सालों को देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है, वो इंक्रीज़ हो गया। जो पहले करीबन जी। 400 से नीचे हुआ करता, 400 एमएम से एवरेज रेनफॉल से कम हुआ करता था, जहाँ पे अकाल पड़ा करता था। आजकल अतिवृष्टि के अंदर हम लोग तब्दील हो रहे हैं। लेकिन फिर भी किसान ने आईओटी और आईसीटी के माध्यम से टेक्नोलॉजीज़ को अपना के अपनी जो खेती है, उस खेती को प्रॉफिट ओरिएंटेड में कन्वर्ट किया है। इससे पता चलता है कि वो कितने टेक सेवी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ के जो किसान हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ के अडॉप्शन के अंदर पीछे नहीं है। ड्रैगन फ्रूट के अंदर हम लोग मतलब पूरे देश में हम लोग अग्रणियों में हैं ड्रैगन फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर। और हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की सप्लाई भी पूरे देश भर में हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो कर रहे हैं। तो ये उनकी आत्मनिर्भरता को दिखाता है, उनकी सेल्फ सफिशिएंसी को दिखाता है, उनके डेडिकेशन को दिखाता है, उनके कमिटमेंट को दिखाता है। तो मुझे बड़ा खुशी होता है कि मैं भी इस क्षेत्र में किसानों के साथ में कार्य करते समय, मैं भी इसका एक पार्ट हूँ, एक अंग हूँ। और जब भी बात करते हैं यहाँ की
विविधता की, यहाँ की जो जैव विविधता है और यहाँ के जो आयाम हैं, उसमें किसान, आईसीआर, काजरी, एसडीएयू, आपके जो एग्रीकल्चर लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर वर्किंग एज अ टीम, सिंगल टीम। और ये इसका श्रेय सभी को जाता है, सारे स्टेक होल्डर्स को जाता है, सारे नीति निर्धारकों को जाता है, सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको जाता है, सारे लाइन डिपार्टमेंट को जाता है। क्योंकि किसान प्रोएक्टिव है, इस वजह से लाइन डिपार्टमेंट्स, कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं वो भी प्रोएक्टिव हैं। और यही एक चीज, यही एक सोच, यही एक पॉजिटिव सोच यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो कच्छ है, उस कच्छ को अग्रणीय बनाता है। તો આ રીતે કૃષિ ક્ષેત્રે સુધારા, જેમાં ખાસ કરીને કૃષિ ક્ષેત્રને લગતી નીતિઓ અને પ્રણાલીઓમાં મોટા ફેરફારો અંગે આપણે ચર્ચા કરી. ખેડૂતોની આવકમાં વૃદ્ધિ થાય, કૃષિ ઉત્પાદકતા વધે અને આ ક્ષેત્ર વધુ આધુનિક અને કાર્યક્ષમ તેમજ ટકાઉ બને તે માટે સરકાર દ્વારા ટેકનોલોજીકલ નવીનતા, ડિજિટલ ખેતી, સુદૃઢ માળખાગત સુવિધાઓ, પાક વીમો અને ખેડૂતોને સીધી નાણાકીય સહાય જેવી પહેલોનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે આ ચર્ચા આપણે અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. तो डॉक्टर मनीष कामत सर, आप आकाशवाणी के साथ जुड़े और बहुत उपयोगी बातें रखी, फ्रूटफुल डिस्कशन की, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अशोक जी। मुझे आपने यहाँ पे इस मंच पे बुलाया और आकाशवाणी के माध्यम से मेरी जो वाणी है, मेरी जो बात है, उसको आप दूर सुदूर क्षेत्रों में, दूर सुदूर कोनों में पहुँचाएंगे जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। और मैं आशा करूँगा कि आपके मंच के माध्यम से आप अपने जो किसान भाई हैं, उन सबको आप आह्वान करें कि वो आने वाला जो हमारा जो विकसित संकल्प यात्रा है उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लें। अपने गाँव में जहाँ पे भी ये हमारी जो टीम आए, उसको अपनी जो खेती संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में बताएं, उनका सॉल्यूशन उनसे पूछें। और अगर कहीं कुछ समस्या फिर भी रह जाती है तो काजरी के जो द्वार हैं वो हमेशा सदैव किसानों के लिए खुले हुए हैं। हम 24/7 उनके लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाने के लिए। और पुनः मैं आपको, आपके माध्यम से सभी किसानों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर. આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગની વિશેષ શ્રેણી સેવા પર્વના બીજા અંકમાં આપ સાંભળી રહ્યા હતા. માટીથી સમૃદ્ધિ સુધી ખેતી અને ખેડૂતોનું સશક્તિકરણ એ વિષય પર વિશેષ ચર્ચા, જેમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા કાજરી હેઠળ કાર્યરત પ્રાદેશિક સંશોધન સંસ્થાન ICARના વડા ડોક્ટર મનીષ કાંવત. કાર્યક્રમનું સંચાલન કર્યું અશરફ નથવાણીએ. આ કાર્યક્રમ આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો.